नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपके एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी की और एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी में इकोसिस्टम वाला पोर्शन हमने स्टार्ट कर दिया था। इकोसिस्टम में 2 क्लासेज हमने कंप्लीट कर ली थी, जिसमें एक तो इकोसिस्टम के बेसिक जो स्ट्रक्चर है, इकोसिस्टम के जो घटक है, इकोसिस्टम के टाइप है, ये सब देख लिए थे। उसके बाद में हमने इकोसिस्टम के कार्य देखे, जिसमें ऊर्जा फ्लो और रिसाइकलिंग ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है, एनर्जी कैसे एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में जा रही है, ये चीजें देखी थी। और उसके बाद में हमने देखा था कि न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग कैसे हो रही है, ये दोनों चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। इसके बाद में मैंने कहा था कि अगली क्लास में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे और वो पढ़ेंगे आपके पिरामिड। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? पिरामिड पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके इकोसिस्टम में ही पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के पिरामिड होते हैं, उन सबको हम देखेंगे। ठीक है, पहले तो ये समझो पिरामिड होता क्या है। 10वीं क्लास में आपने देखा होगा, इस प्रकार की एक संरचना बनाते थे। ठीक है, एक डिब्बा सा बनाते थे, उस पे यहाँ से प्रकाश डालते तो ऐसे प्रकाश अलग अलग होके गुजरता। ठीक है, इसी को पिरामिड कहते थे। ऐसी ही संरचना होती है, लेकिन हमें कोई प्रकाश नहीं गुजारना है यहाँ से। ठीक है, क्या नहीं करना है? किसी प्रकार का प्रकाश नहीं निकालना है। हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर यह देखना है कि जब हम संख्या की बात करते हैं तो पिरामिड कैसे बनते हैं, और जब हम बायोमास की बात करते हैं तो पिरामिड कैसे बनते हैं। अभी समझ में नहीं आया होगा, अभी समझाता हूं। जैसे मान लो कोई जंगल है, ठीक है, तो जंगल में हजारों पेड़ पौधे हैं। ठीक है, क्या है? पेड़ पौधे हजारों हैं। तो इसके मतलब ये क्या हो गई? संख्या हो गई कि मान लो 10,000 पौधे हैं किसी जंगल में। ठीक है, अब उसी जंगल में जो हिरण है, उनकी संख्या लगभग 200 हिरण है। ठीक है, और उसी जंगल में जो शेर है, हिरण को खाने वाले जो शेर हैं, उनकी संख्या 10 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये आपके संख्या के आधार पर हमने डिवाइड कर दिया। अब इसी को बायोमास के आधार पर डिवाइड करते हैं। बायोमास का मतलब हो गया वेट। ठीक है, यानी कि जब हम पेड़ पौधों को वेट करें तो इसका मान के चलो कि 10,000 किलो हो गया ये तो। ठीक है, कितना हो गया? पेड़ पौधे 10,000 किलो थे। जो हिरण थी वो मान के चलो कि 100 केजी ही थी, 1000 केजी ही थी। ठीक है, और जो शेर थे वो मान के चलो कि एक शेर 100 किलो का था, तो 10 शेर हो गए आपके 100 केजी के। इस प्रकार ये बायोमास था। अब इस बायोमास को और संख्या को हम क्या करते हैं? पिरामिड में दर्शाते हैं। इसी को हम जो है आपके इकोलॉजिकल पिरामिड बोल देते हैं। सिंपल चीज है, आई बात समझ में? अब देखो संख्या में कैसे दर्शाएंगे वो समझने का प्रयास करो। पहले तो हम क्या करते हैं, जो पिरामिड होते हैं वो आपके किसी भी इकोसिस्टम में संख्या, बायोमास या ऊर्जा को बताने का काम करता है। ठीक है, किस किस को बता रहा है? वहां के जीवों की संख्या को, वहां में जीवों में जो बायोमास है उसको, और वहां की जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी जा रही है, उसको बताने का काम करता है। अब देखो ये जो पिरामिड होता है ना, ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 3 प्रकार का। तो मैं लिखता हूं पिरामिड। ठीक है, और इसको मैंने लिख दिया 3 प्रकार का। एक हो गया संख्या के आधार पर। ठीक है, जीवों की संख्या के आधार पर। दूसरा हो गया जीवों में बायोमास, यानी कि जो हम कहते हैं बायोमास को हम क्या कहेंगे? जैविक भार। ठीक है, क्या बोल देंगे? जैविक भार। और एक हम कहेंगे ऊर्जा। क्या कहेंगे? ऊर्जा। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर ये 3 पैरामीटर है जिनके आधार पर हम पिरामिड बनाएंगे। ठीक है, 3 पैरामीटर है जिनके आधार पर हम पिरामिड बनाएंगे। पहला हम ये कहेंगे कि इसमें 2 प्रकार के पिरामिड बनेंगे। ठीक है, 2 प्रकार के, एक तो सीधा और एक उल्टा। अभी बताऊंगा सीधा और उल्टा कैसे बन रहा है। जैव भार में भी इसी प्रकार के 2 पिरामिड बनेंगे, सीधा पिरामिड भी बनेगा और उल्टा भी बनेगा। ठीक है, लेकिन जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा ही होता है, वो उल्टा नहीं होता है। ठीक है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है दोस्तों? सीधा ही होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, जब हम इसकी एक एक एग्जांपल लेंगे तो एग्जांपल से सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो मैं एग्जांपल के साथ में बताता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी। सीधा का मतलब क्या हुआ?
ऐसा ये सीधा पिरामिड है। इसमें ये जो मैं लाइनें बना रहा हूं ना, ये अलग अलग ट्रॉपिकल लेवल को बताती है। यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि पेड़ पौधों की संख्या, क्या पेड़ पौधों की संख्या ज्यादा होगी? स्वाभाविक सी बात है कि पेड़ पौधों की संख्या क्या होगी, ज्यादा ही होगी। ठीक है, तो सबसे नीचे मैंने ज्यादा वाले भाग में किसको रखा? पेड़ पौधों को। फिर अभी एग्जाम्पल दिया था हिरण। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन एक एक को ही समझ के चलते हैं। और यहाँ पर आ गया शेर। इसका मतलब जंगल में पाया जाने वाला जितना भी इकोसिस्टम होता है, उसमें जितनी भी श्रृंखलाएं हैं, उनको यदि हम जो है संख्या के आधार पर बांटना चाहिए, तो एक तो सीधा बना सकते हैं और एक इसको उल्टा भी बना सकते हैं। उल्टा कैसे बनाएंगे? मान लो जंगल में एक पौधा है, जो पैरासाइट होते हैं ना, आपके परजीवी होते हैं ना, उनके क्या होता है, उनमें आपके जो है संख्या उल्टी चलती है। कैसे चलती है? जैसे यहां पर एक पेड़ है, सिर्फ एक ही पेड़ था, ठीक है, उस पेड़ पर लगभग 100 चिड़िया रहती थी। कितनी चिड़िया रहती थी दोस्तों? 100 चिड़िया रहती थी। और उन चिड़िया के ऊपर 100 परजीवी थे, 100 नहीं 1000 मान के चलते हैं परजीवी। अब परजीवी के रूप में जूं हो सकती है, जैसे जूं लगती है, जोंक लग जाती है, या बहुत सारी छोटी मोटी जो कीट होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, इन चिड़िया के ऊपर है। ठीक है, तो पेड़ की संख्या एक है, चिड़िया मान के चलो 100 है, और 100 चिड़िया पर हजारों परजीवी है। इसका मतलब इनकी संख्या ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये संख्या के हिसाब से उल्टा पिरामिड हो गया। ठीक है, तो संख्या के हिसाब से जो उल्टा पिरामिड बनता है वो परजीवियों का बनता है, और संख्या के हिसाब से जो सीधा पिरामिड बनता है वो जंगल में आपको किसी भी इकोसिस्टम में जंगल के रूप में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैव भार का पिरामिड बनाते हैं, ये भी आपके क्या होता है, सीधा ही होता है। जैव भार का जो पहला पिरामिड है, सीधा कैसे बनेगा? इसमें भी क्योंकि यहाँ पर जो संख्या है वो जैव भार को भी बताने का काम करेगी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, पेड़ पौधों का जो भार है, पेड़ पौधों का जो भार होता है वो क्या होगा? सीधा होगा, ज्यादा होगा भार। ठीक है, तो नीचे रख दिया। जो हिरण है उसका भार क्या होगा? कम होगा। और शेर होगा, उसका भार सबसे कम होगा। ठीक है, शेर का भार क्या होगा? सबसे कम होगा। मतलब भार को दर्शाने वाला ये पैरामीटर यहाँ पर सही फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो सीधा जो पिरामिड बनता है वो जंगल में आपको कहां देखने को मिलता है? बायोमास का सीधा पिरामिड भी जंगल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो उल्टा पिरामिड देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा कहां पर दोस्तों? आपके तालाब में। ठीक है, जो तालाब होती है, झील होती है, या जो समुद्र होते हैं, उनमें आपको उल्टा पिरामिड देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि जैव भार जो पलवक होते हैं, पलवक का मतलब हो गया जो छोटे छोटे आपके हम कह सकते हैं शैवाल, एक तरह के क्या होते हैं? शैवाल। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं पलवक। ठीक है, जो पलवक होते हैं उनका जैव भार कम होता है। वो जैव भार की दृष्टि से, संख्या तो काफी होती है उनकी, लेकिन जैव भार क्योंकि छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक होते हैं, तो उनका जैव भार कम है। उनको खाने वाली जो छोटी मछलियां हैं, जो छोटी मछली होती है, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं छोटी मछली। जो छोटी मछलियां होती है उनका जैव भार क्या है? उनसे ज्यादा है, पलवकों से ज्यादा है। और जो बड़ी मछलियां होती है उनका जैव भार छोटी मछलियों से भी ज्यादा होता है। संख्या में तो कम होती है, जैसे व्हेल मछली की बात करें, व्हेल कितनी बड़ी मछली है, ठीक है, वो संख्या में तो कम है, 1 या 2 होगी मान लो, लेकिन क्या नाम है उनके, यदि बायोमास की बात करें, कितना बड़ा उसका शरीर होता है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी मछली है, व्हेल है। ठीक है, तो इतना बड़ा शरीर है, तो इसका मतलब वहां पर क्या है, उसके पास बायोमास ज्यादा है। तो जो बड़ी मछलियां होती है उनके पास भार क्या होता है? उनकी संख्या तो कम होती है, लेकिन भार उनके पास क्या होता है? ज्यादा होता है। इसलिए इनका जो पिरामिड बनता है वो उल्टा बनता है। ठीक है, यहाँ पर ये इसको खाएगी, ये इसको खाएगी, ठीक है, और इसमें भार सबसे ज्यादा रहेगा। यहाँ पर ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, और सीधा बनेगा। यहाँ पर परजीवी चिड़िया को खाते हैं, मतलब उसको नुकसान पहुंचाते हैं, और चिड़िया पेड़ के फलों को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, यहाँ पर शेर हिरण, और हिरण पेड़ पौधों को खाते हैं। इस प्रकार से ये सारे पिरामिड आपके क्या हो जाते हैं? उल्टे और सीधे वाले पिरामिड के एग्जाम्पल यहाँ पर आपको हो जाते हैं। यहाँ पर जो है तालाब में ये एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, जंगल में देखने को मिलेगा, एक पौधे पर देखने को मिलेगा, और जंगल में देखने को मिलेगा। ये सारे एग्जाम्पल कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, ये बातें मैंने आपको बता दी है। इसके बाद में बात करते हैं ऊर्जा के नियमों की।
ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? ऊर्जा का जो पिरामिड है उसकी हम बात कर लेते हैं। ऊर्जा का पिरामिड पहली बात तो सीधा ही बनता है हमेशा। ये बात जब ऊर्जा का फ्लो था उस टाइम पे भी मैंने बताया था कि चाहे इससे ऊर्जा इसमें आए चाहे इसमें आए, लेकिन आएगी हमेशा कम ही। सिर्फ 10% ऊर्जा ही मिलती है, बाकी खत्म हो जाती है। यहाँ से ऊर्जा इसमें आए या इसमें आए 10% ही मिलेगी, यहाँ से ऊर्जा इसमें आए या इसमें आए 10% ही मिलेगी, यहाँ पर ऊर्जा इसमें आए या इसमें आए 10% ही मिलेगी। इसका मतलब ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है और एक ही प्रकार का बनता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है और एक ही प्रकार का बनता है। इसमें आप एग्जाम्पल चाहे कोई सा भी लिख दो, ठीक है, लेकिन वो क्या बनेगा, वो हमेशा आपके ऐसा ही देखने को मिलेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं, जैसे कीट है, ठीक है, कीटों को किसने खा लिया? मेंढक ने। मेंढक को किसने खा लिया? सांप ने। ठीक है, मेंढक को सांप खाता है। तो इस प्रकार से कीटों से जो ऊर्जा मिलेगी उसका थोड़ा सा भाग 10% भाग ही मेंढक को मिलेगा, मेंढक से जो ऊर्जा मिलेगी उसका 10% भाग ही सांप को मिलेगा। इसका मतलब ऊर्जा हमेशा अगले वाले भाग में जाएगी तब घट जाएगी। ठीक है, जैसे ही अगले ट्रॉपिकल लेवल पे जाएगी ऊर्जा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। ये पिरामिड का सारा कच्चा चिट्ठा है जो मैंने आपको समझा दिया है। पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं, इनमें जो है संख्या के आधार पर, बायोमास के आधार पर और जो आपकी ऊर्जा है उसके आधार पर बनता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऊर्जा के आधार पर बनने वाला पिरामिड हमेशा सीधा होता है। ठीक है, आई बात समझ में? क्यों सीधा होता है? क्योंकि प्रत्येक ट्रॉपिकल लेवल पे ऊर्जा का 90% नुकसान हो जाता है, सिर्फ 10% ऊर्जा ही अगले भाग में जाती है। ठीक है, इसके अलावा सीधा और उल्टा संख्या का भी बनता है, सीधा और उल्टा जैव भार का भी बनता है। इस प्रकार से इनके एग्जाम्पल्स के साथ में सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, यहां से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं हम फूड चेन की बात कर लेते हैं। ठीक है, फूड वेब और फूड चेन को भी हम समझ लेते हैं। वैसे सारी चीजें समझी हुई है, पहले भी मैंने आपको खूब बता दिया है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फूड चेन या इसी को हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला। ठीक है, फूड चेन या खाद्य श्रृंखला की यदि हम बात करें तो इसमें हम ये कहते हैं, जैसे एक एग्जांपल के रूप में हम ये देखेंगे कि इसमें सबसे पहले तो उत्पादक होते हैं, फिर आपके क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं, और फिर क्या होते हैं? अपघटक। ये प्रत्येक आपके श्रृंखला में देखने को मिलते हैं। इसमें जो उत्पादक है उनमें हम मुख्य रूप से पेड़ पौधों को मान के चलते हैं। किसको मान के चलते हैं? पेड़ पौधों को। जो उपभोक्ता है उसमें हम 2 प्रकार कर देते हैं या 3 प्रकार भी हो सकते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता हो सकते हैं और द्वितीयक उपभोक्ता भी हो सकते हैं और तृतीयक भी हो सकते हैं। कभी कभी कोई श्रृंखला में तीसरा उपभोक्ता भी मिल सकता है। और जो अपघटक होते हैं उनमें सूक्ष्म जीव मुख्य रूप से शामिल होते हैं। बस यही ध्यान रखना है आपको। ये आपके क्या हो जाएगा? फूड चेन हो जाएगा, जिसकी सारी बातें आपके क्लियर हो जाएगी। इसके साथ में ही फूड वेब बचता है, जब बहुत सारी जो चेन होती है वो आपस में इंटरडिपेंडेंट हो जाती है या एक दूसरे से मिल जाती है। जैसे बहुत सारे जीव है, ये जो प्राथमिक उत्पादक है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है, ये मान लो किसी दूसरे पेड़ पे डिपेंड है या किसी दूसरे पौधे को भी खा सकता है, कुछ को खाएगा कुछ को नहीं खाएगा, लेकिन ये द्वितीयक इसको भी खा सकता है, इसको कोई और दूसरा भी खा सकता है। इस प्रकार से एक जाल बन जाता है और वो जाल आपके क्या कहलाता है? फूड वेब कहलाता है। ठीक है, इजी है। फूड वेब थोड़ा सी बड़ी जो है श्रृंखला है या बड़ी टर्मिनोलॉजी है, और फूड चेन एक छोटी टर्मिनोलॉजी है, ये समझ सकते हो। बाकी सारी चीजें आपके इजी है। तो एक एक करके सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पिरामिड की बात करें तो पिरामिड एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व होते हैं, यानी कि ये ग्राफ्स के द्वारा दर्शाने वाली एक चीजें होती है जो कि पारितंत्र में विभिन्न ट्रॉपिकल लेवल, जो अलग अलग ट्रॉपिकल लेवल है, उत्पादक हुआ, शाकाहारी हुआ, मांसाहारी हुआ, के बीच के ट्रॉपिकल संरचना को और के कार्यों को दर्शाते हैं। ठीक है, एक तो ट्रॉपिकल संरचना बना देते हैं, कैसे कैसे क्या बन रही है वो, और साथ में उसके कार्यों को दर्शा देते हैं। ये पिरामिड पारिस्थितिकी में विभिन्न स्तरों के जीवों के बीच रिश्तों और ऊर्जा प्रवाह को समझाते हैं। ठीक है, क्या रिलेशन है, कौन किसको खा रहा है, एक तो ये बात समझ में आती है। ऊर्जा कैसे बढ़ रही है ये बात समझ में आ जाती है। बायोमास का कैसे बनता है, जैव भार का कैसे बनता है, इसके साथ में ही संख्या का कैसे बनता है, ये बातें हमें समझ में
आ जाती है। ऊर्जा के प्रकार की बात करें तो सबसे पहले संख्या का पिरामिड। संख्या का पिरामिड हमेशा सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का बनता है। यदि सीधा की बात करें तो घास का पारिस्थितिकी तंत्र इसका उदाहरण है, ठीक है। यानी कि जब उत्पादकों की संख्या सबसे अधिक होती है और यहाँ पर क्रमशः शाकाहारी और मांसाहारी की संख्या घटती रहती है, तो नीचे उत्पादक, फिर शाकाहारी आ गए, फिर मांसाहारी आ गए, ठीक है। तो ऊपर से नीचे से ऊपर जाने पर संख्या क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, इसलिए कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। दूसरा उल्टा। उल्टा की बात करें तो परजीवी की जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें संख्या उल्टी रहती है। जैसे एक पेड़ है, उस पे 100 चिड़िया है, वो 100 चिड़ियों पे 1000 परजीवी है, तो इनकी संख्या का उल्टा पिरामिड बनता है। दूसरी तरफ बायोमास है। बायोमास में हम ये कहते हैं कि एक तो सीधा बायोमास का जो पिरामिड है वो बनता है, इसमें हमें उत्पादक शाकाहारी और मांसाहारी घटते हुए क्रम में दिखाए जाते हैं, वही बात जो पहले बताई थी वही। दूसरा उल्टे की बात करें तो उल्टा आपके तालाब में ऋण में देखने को मिलेगा। कहां पर, तालाबों में। तालाबों में जो पलवक होते हैं, जो आपके शैवाल होते हैं, उनकी संख्या कम होती है, छोटी मछलियों की संख्या उससे ज्यादा होती है, वो भार ज्यादा होता है, और जो आपका व्हेल होती है उसका भार सबसे ज्यादा होता है, तो वो आपके उल्टा बन जाता है, और इसको हम उल्टा पिरामिड कहेंगे, किसका, बायोमास का। इसी प्रकार ऊर्जा का। ऊर्जा में कुछ विशेष बातें ध्यान रखनी है, हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है क्योंकि प्रत्येक ट्रॉपिकल स्तर पर ऊर्जा धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो ऊर्जा कभी भी बढ़ती नहीं है, ऊर्जा हमेशा क्या होती है, कम होती है। ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। ऊर्जा क्या होती है, कभी भी बढ़ती नहीं है, ऊर्जा हमेशा कम होती है, ये चीज यहाँ पर सीखने वाली है, ठीक है। इसके बाद में पारिस्थितिकी की विशेषता की बात करें तो पारिस्थितिकी में, अच्छा ये कुछ बातें हैं जो कि इस पिरामिड से संबंधित है। घास फूस परिस्थितिकी तंत्र में संख्याओं का पिरामिड। यदि घास फूस में हम संख्या की पिरामिड की बात करें तो वो हमेशा कैसा रहेगा, वो आपके, क्योंकि उत्पादक सबसे अधिक संख्या में है और बाद में चीजें क्या होती जाती है, घटती जाती है, तो पिरामिड कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। इस प्रकार वन पारिस्थितिकी तंत्र में संख्याओं का पिरामिड, वन में भी जो उत्पादकों की संख्या होगी वो क्या होगी, कम होगी, जबकि शाकाहारी जैसे फल खाने वाले पक्षी हो गए और उन पर जो लगने वाले कीट है उनकी बात कर रहे हैं, तो पिरामिड यहाँ पर उल्टा बन जाता है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करने के लिए और अच्छा कर सकते हो, हम ये कह सकते हैं कि उत्पादकों की संख्या, यहाँ सिर्फ सभी उत्पादकों की बात नहीं कर रहा है, यहाँ एक उत्पादक यानी कि एक पेड़ की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर सभी की बात नहीं कर रहा है, एक पेड़ की बात कर रहा है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ऐसा नहीं है कि सर यहाँ भी उत्पादकों की संख्या कम हो गई क्या, कैसे हो गई, पेड़ पौधे तो बहुत ज्यादा है, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है, लेकिन हम सिर्फ एक पेड़ की बात कर रहे हैं। एक पेड़, उससे रिलेटेड रहने वाली, चाहे हाथी हो, उसको हिरण भी खा सकता है, हाथी भी खा सकता है, पक्षी उसके फल खा सकते हैं, ठीक है। तो इनकी संख्या क्या है, पेड़ से ज्यादा है, ठीक है। और इन पर रहने वाले जो परजीवी है, हाथी पर मान लो कोई चीचड़ी चिपकी हुई है तो वो एक संख्या में थोड़ी होगी, एक हाथी पर 50 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है। इसका मतलब उन परजीवियों की संख्या उससे भी ज्यादा होगी। तो संख्या का जो पिरामिड होगा वो इस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा बनेगा यदि हम एक पेड़ के आधार पर बनाएंगे तो, ठीक है। इसके बाद में परजीवी जो श्रृंखला होगी वो भी उल्टी बनेगी। परजीवियों का भी कैसे बनता है, उल्टा बनता है, अभी हमने बात की है। तो ये परजीवियों वाला और एक पौधा वाला क्या होता है, उल्टा ही बनता है, इस चीज को ध्यान रखना। बायोमास के पिरामिड की बात कर लेते हैं। घास में और वनस्पति पारिस्थितिकी तंत्र में बात करें तो यहाँ पर पिरामिड सीधा बनेगा, लेकिन तालाब की बात करें तो यहाँ पर बायोमास का पिरामिड उल्टा बनेगा, ठीक है। ये बातें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे बनते हैं क्योंकि ऊर्जा का हमेशा क्या होता रहता है, लॉस होता रहता है, ठीक है। ऊर्जा का क्या होता रहता है, लॉस होता रहता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आ जाता है फूड चेन, ठीक है। फूड चेन की हम बात कर लेते हैं। खाद्य श्रृंखला यह दर्शाती है कि प्रत्येक जीव अपने भोजन प्राप्ति कैसे करता है। कुछ जानवर पौधों को खाते हैं, कुछ जानवर अन्य जानवरों को खाते हैं। उदाहरण के लिए एक साधारण खाद्य श्रृंखला में पेड़ और पौधे, झाड़ियां, गेंडे जो पेड़ और झाड़ियों को खाते हैं, शेर जो गेंडों को खाते हैं शामिल है, ठीक है। यानी कि पेड़ पौधों को गेंडे खा रहे हैं, गेंडों को शेर खा रहा है। तो ये बताने का काम किसका है, खाद्य श्रृंखला का। इस श्रृंखला का एक लिंक अगला लिंक के लिए भोजन बनाता है, ठीक है। यानी कि एक जो स्तर है वो दूसरे स्तर के लिए भोजन की तैयारी करता है। एक खाद्य श्रृंखला हमेशा पौधों से शुरू होती है
और एक जानवर पर समाप्त होती है। किसी भी खाद्य श्रृंखला का जो प्रारंभ है वो उत्पादक से होता है और अंत जो होता है वो कहां पर होता है, आपके जानवरों पे, जो ट्रॉपिकल लेवल के जानवर होते हैं, जहां पर हम ये कहते हैं कि उपभोक्ता, सबसे बड़े वाले जो उपभोक्ता होते हैं वहां पर जाकर खत्म होता है। ठीक है, और उपभोक्ताओं के बाद में डिकम्पोजिशन होता है, अपघटन होता है। तो यहाँ पर श्रृंखला के घटक दिए हुए हैं। सबसे पहले श्रृंखला प्रारंभ कहां से होगी, पेड़ पौधों से, प्रोड्यूसर से, उत्पादकों से। ठीक है, इनसे क्या होगी, श्रृंखला का प्रारंभ होगा, ये सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का उपयोग करके, प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, इसलिए इनको हम स्वपोषी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, स्वपोषी कहते हैं। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये खुद अपना भोजन बनाते हैं। दूसरी तरफ उपभोक्ता, ये इनसे भोजन प्राप्त करते हैं। जानवर अपना भोजन निर्माण स्वयं नहीं करते हैं, इसलिए वे पौधों पर या अन्य जानवरों को खाना पड़ता है, यानी कि उनको खाते हैं। 3 समूह होते हैं, एक तो शाकाहारी है, हर्बीवोरियस, ये क्या होते हैं, ये आपके मुख्य रूप से प्राइमरी कंज्यूमर भी कहलाते हैं। ये सिर्फ किनको खाएंगे, पेड़ पौधों को ही खाएंगे। दूसरे होते हैं मांसाहारी, मांसाहारी में आपके द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएंगे, जो कि आपके क्या होते हैं, सिर्फ शाकाहारियों को खाते हैं। ठीक है, तृतीयक उपभोक्ता की बात करें तो ये अन्य मांसाहारियों को खाते हैं, ये इनको खाएंगे, द्वितीयक वालों को खाएंगे। उदाहरण के लिए सागरीय खाद्य वेब में फाइटोप्लैंक्टन, जो आपके प्लवक होते हैं, उनको, छोटी मछलियां, फिर सील और किल्लर व्हेल, जो बड़ी मछलियां होती है, वो इनको खाती है। तो ये एक खाद्य श्रृंखला का क्या है, उदाहरण है। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला हमें यही चीजें बताती है कि कौन किसको खा रहा है। खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ, यहाँ पर देखो पानी में भी प्रारंभ कहां से हो रहा है, फोटोप्लैंक्टन से हो रहा है, यानी कि आपके जो पलवक होते हैं वहां से। पलवक का मतलब छोटे शैवाल। ठीक है, हम कहते हैं ना भी समुद्रों में लाल शैवाल होते हैं, पीले शैवाल, हरे शैवाल, कई प्रकार के शैवाल पाए जाते हैं। तो वो शैवाल क्या कर रहे हैं, वो इनको ऊर्जा दे रहे हैं। ये क्या कर रही है, ये इनको ऊर्जा दे रही है, और ये क्या कर रहा है, वह लास्ट में सबसे ऊर्जा लेकर लास्ट में पड़ी रहती है। हम कहते हैं कि इसकी प्राकृतिक मृत्यु होती है फिर। ठीक है, यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो तो इसकी क्या होती है, प्राकृतिक मृत्यु होती है। इसके अलावा कुछ आमाहारी होते हैं। आमाहारी का मतलब हो गया दोनों प्रकार की चीजें खाते हैं, जानवरों को भी खाएंगे, पेड़ पौधों को भी खाएंगे। जैसे हम इंसानों की बात कर ले, ठीक है, कुछ लोग मांसाहारी होते हैं, मांस भी खा लेते हैं, और कुछ लोग शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी चीजें भी खा लेते हैं। ठीक है, और कुछ दोनों खा लेते हैं। तो इस प्रकार के हम होते हैं। या कुछ जो है, जैसे कुत्ता है, कुत्ते को आप यदि रोटी डालोगे तो रोटी भी खा लेगा, मांस डालोगे तो मांस भी खा लेगा। बिल्ली है, बिल्ली मांस भी खाती है और रसोई में आके रोटी भी लेके भग जाती है। इसका मतलब वो भी क्या है, आपके सर्वाहारी है, या हम कह सकते हैं आमाहारी है। ठीक है, आई बात समझ में। सड़ने वाले जीवों की बात कर लेते हैं। लास्ट में आता है, किसी भी श्रृंखला में जब लास्ट की बात करते हैं तो वहां पर डीकंपोजर आते हैं। ठीक है, कौन आते हैं, डीकंपोजर, क्योंकि जब ये शरीर किसी काम का नहीं रहता है तब इसे सूक्ष्म जीव इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव इसका इस्तेमाल करते हैं। बैक्टीरिया, फंगाई जैसे जीव जो मृत जीवों और अन्य सड़नशील पदार्थों पर भोजन करते हैं, ये सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं, जिससे कि खनिज लवण पुनः खाद्य श्रृंखला में पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। डिकम्पोजर होता है। आई बात समझ में, ये बातें ध्यान रखनी है। चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे आपके बीच वाले जो उपभोक्ता है वो हो, चाहे शाकाहारी हो, चाहे मांसाहारी हो, चाहे सर्वाहारी हो, ये सारे क्या होते हैं, लास्ट में आकर डिकम्पोजर, जो आपके सूक्ष्म जीव है, इनके द्वारा पचाए जाते हैं, इनके द्वारा उपयोग कर लिए जाते हैं। ठीक है, उपभोक्ता की भूमिका की हम बात कर लेते हैं। उपभोक्ता क्या कर रहे हैं, तो उपभोक्ता बैलेंस बनाने का काम करते हैं। उपभोक्ता जीव हेटेरोट्रोफिक होते हैं, अर्थात वे अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं, बल्कि पौधों व अन्य जानवरों से प्राप्त करते हैं। पौधों को ऑटोट्रोफिक कहते हैं, वे स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। शाकाहारी पौधे द्वारा बनाया गया ऊर्जा संयंत्रों का उपयोग करते हैं, और फिर मांसाहारी इन शाकाहारी जीवों को खाकर अपनी ऊर्जा का जो है निर्माण करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। शाकाहारियों के लिए या मांसाहारियों के लिए ये कहा जाता है कि ये बैलेंस बनाने का काम करता है। जैसे जंगल का जो शेर होता है, राजा को क्यों कहते हैं, क्योंकि जो शेर है वो ये देखता है कि ज्यादा संख्या में कौन से कीट जो है आपके
क्योंकि जितनी ज्यादा संख्या रहेगी उतना ही शिकार करना आसान होगा। भाई एक तो शिकार करना बहुत मुश्किल है और शेर को जल्दी से शिकार मिलता नहीं है, ठीक है। अब ज्यादा संख्या में रहेंगे तो आसानी से शेर कहीं भी छुप कर किसी का भी शिकार कर सकता है, तो ये संख्या को मेंटेन रखता है, ठीक है। जंगल में क्या करता है, किसी एक विशेष प्रजाति को बढ़ने नहीं देता है। मान लो किसी जंगल में हिरण है लेकिन शेर नहीं है, तो वहां पर हिरण को मारने वाला कोई नहीं है, इसका मतलब हिरण की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और वो चारों ओर पेड़ पौधों को खा खा कर पेड़ पौधों को नष्ट कर देगी। पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हिरण लास्ट में खुद मर जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है किसी भी श्रृंखला को बनाए रखने के लिए उपभोक्ताओं का होना जरूरी होता है। तभी हम आजकल बात करते हैं कि मोदी जी ने बाहर से चीता लेकर आए, ठीक है, बाघों को बचाने का प्रयास हो रहा है, ठीक है। रणथंभौर में हम बाघों को बचा रहे हैं, उनको जो है संरक्षित वातावरण प्रदान कर रहे हैं ताकि उनकी संख्या बढ़ती रहे। इनकी संख्या बहुत कम हो गई है, क्यों बचाने की जरूरत है, ताकि इकोलॉजिक जो बैलेंस है वो बना रहे, जो पारिस्थितिकी संतुलन है वो बना रहे। किसी भी, क्योंकि बिल्ली नहीं रहेगी तो चूहों की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी और चूहे खेतों को नुकसान पहुंचाना प्रारंभ कर देंगे, घरों को नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। तो बिल्ली का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो चूहों को कंट्रोल करती है, ठीक है। चूहों का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं वो इन पेड़ पौधों को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज का पारिस्थितिकी तंत्र में से अनुपस्थित हो जाना उस पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सही नहीं होता है। जितना कॉम्प्लेक्स पारिस्थितिकी तंत्र होगा उतना ही ज्यादा सही माना जाता है हमारे लिए भी और जो हमारा एनवायरमेंट है उसके लिए भी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं खाद्य वेब, फूड वेब की बात कर लेते हैं। फूड वेब क्या है, तो खाद्य श्रृंखला में अधिक लिंक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बहुत सारे लिंक होते तो खाद्य श्रृंखला के अंत में स्थित जानवरों को पर्याप्त भोजन और ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, जिससे उनका जीवन कठिन हो सकता है। अधिकांश जानवर एक से अधिक खाद्य श्रृंखला का हिस्सा होते हैं, ठीक है। हिरण को सिर्फ एक ही जानवर थोड़ी खा सकता है, हिरण को शेर भी खा सकता है, हिरण को कुत्ता भी, गिद्धड़ भी, चीता भी, लेपर्ड भी, बहुत सारे खा सकते हैं हिरण को, ठीक है। इसका मतलब हिरण सिर्फ एक ही श्रृंखला का हिस्सा नहीं है, अलग अलग श्रृंखलाओं का हिस्सा होती है, ठीक है। मेंढक को कुत्ता भी खा सकता है, मेंढक को सांप भी खा सकता है, मेंढक को मोर भी खा जाता है। तो ये जो चीजें हैं ये अलग अलग, जो एक किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक जो जीव होता है वो अलग अलग श्रृंखलाओं का भाग होता है, और जो वो अलग अलग श्रृंखलाओं का भाग होता है तो वो श्रृंखलाएं मिलकर क्या बनाती है, एक फूड वेब बनाती है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ आते हैं ताकि उनका भोजन और ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति हो सके। जब कई खाद्य श्रृंखलाएं, यहाँ से ध्यान देना है, जब कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती है तो एक खाद्य वेब बनाती है। वेब का मतलब जाल बनाती है, और खाद्य श्रृंखला आपसी जुड़ाव या आपस में जुड़ते हुए लिंक का पैटर्न होता है, और इसी पैटर्न को हम क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं, या इसी को हम खाद्य वेब कहते हैं, फूड वेब के रूप में जानते हैं। बात समझ में आई। फूड वेब में और जो फूड चेन है उसमें क्या अंतर है, तो फूड चेन आपके सिंपल एक चेन को दिखाने का काम कर रहा है, एक पूरी श्रृंखला को दिखाने का काम कर रहा है, लेकिन जो है आपके खाद्य जाल जो होता है वो बहुत सारी श्रृंखलाओं को एक साथ दिखाने का काम करता है, ठीक है। ये चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो यहां तक की चीजें आपकी क्लियर हो जाती है। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो जैव विविधता रहेगा, ठीक है। जैव विविधता की बात हम अगले नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, सही से पिरामिड को समझना है, और जो फूड वेब है और जो इसके अलावा जो फूड चेन है उसके घटकों को देखना है कि कौन कौन से घटक है, ठीक है। उत्पादक क्या होते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिकम्पोजर क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर कौन से हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन से हैं, ये सारी चीजें आपको देखनी है, इनको ध्यान से देखना है, क्योंकि प्रोड्यूसर की इनकी जो है वो पूछी जाती है, डेफिनेशन पूछी जाती है, ठीक है। पिरामिड क्या होते हैं, ये डेफिनेशन, कौन से पिरामिड सीधे और कौन से उल्टे बनते हैं, ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।